नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी बेहतर बनाने के लिए शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा। और उसी पे हम लोगों ने लेकर आ चुका है लड़ाकू प्रश्न। क्या लेकर आया है? तो लड़ाकू प्रश्न लेकर आया है, ठीक ना। लड़ाकू प्रश्न आप लोगों के लिए हिंदी का जो है, गद्य खंड का जो है, हमने यहाँ पे चैप्टर सूची भी लिख रखा है, जो आप लोगों को कठिनाई ना हो। देखिए हम लोग क्या लिखे चैप्टर सूची में, आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि गद्य खंड का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, वो एक होगा अभी। और एक 20 के दांत है आपका, वो भी होगा 20 के दांत। और आपका चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, ये भी होने वाला है, ठीक ना। तो आपका ये लड़ाकू प्रश्न में जो है, इस फर्स्ट पार्ट में जो है आपका 3 चैप्टर को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप लोग बड़ी ध्यान से, बड़ी बारीकी से इस सेशन को देखिएगा। इस सेशन को आप लोग अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बनाना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और 2026 में हम लोग एग्जाम देने वाले हैं। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें गद्य खंड का जो है 1, 2 और 3 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आपका लड़ाकू प्रश्न, ठीक ना। आपका लड़ाकू प्रश्न पहला करा है हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। गद्य खंड चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए टाइपिंग मिस्टेक के कारण है ना, कहीं कहीं पे श्रम विभाजन की जगह पे प्रश्न लिख दिया है, तो आपको हम सुधार देंगे। आपका फर्स्ट सवाल करा है द अनंत चैम्बल्स किसकी रचना है, ठीक ना। तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। आप लोगों को बहुत प्रश्न है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक ना। फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक ना। तो आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट करा है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ये आपका 2024 में पूछा गया है। ये आपका पटना जो है परीक्षा भवन है, वहाँ पे चल रहा है टाइपिंग, ये 2026 के लिए, ठीक ना। 2026 के लिए यहाँ टाइपिंग चल रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे। कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जो है भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। बाबा साहेब को भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, किसकी रचना है। आपका 2022 में पूछा गया है, तो ये भीमराव अम्बेडकर की रचना, आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग पाँचवा नंबर सवाल लगाइए। पाँचवा नंबर सवाल लगाइए, जो सॉरी 4 नंबर सवाल लगाइए। आपका हु आर सुधराज किसकी रचना है। आपका 23 नंबर का हु आर सुधराज, ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है, ठीक ना। ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। आपका 5वां नंबर सवाल करा है मानव मूल्य की पुकार किस कृति से है। मानव मूल्य की पुकार किस कृति से है, तो आपका भीमराव अम्बेडकर की सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कहीं गलती होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये गलती है, ठीक ना। कोई क्वेश्चन टाइपिंग में गलती हो गया होगा तो आप लोग बताइएगा। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, ये सभी को पता होगा। 2021 में पूछा गया सवाल है। भारत में जो है जाति प्रथा का सबसे ज़्यादा कारण क्या, तो बेरोजगारी है, ठीक ना। बेरोजगारी जो है जाति प्रथा का कारण है। आपका 7वां नंबर सवाल कर रहा है कि जाति प्रथा सामाजिक विभाजन नहीं है, क्यों, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर, ठीक ना। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 4 नंबर आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न कहे ना, आपको श्रम विभाजन की जगह पे प्रश्न कर दिया है। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, श्रम विभाजन है यहाँ पे, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विभाजन की दोष क्या है। आपका 2023 में पूछा गया सवाल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विभाजन की दोष क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक ना। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट कह रहा है, आपका 10वां नंबर सवाल कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक ना। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने 10 में से कितना सही किया, 10 में से 10 उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न हमने डाले हैं यहाँ पे। आपका जो है 10 तक हो गया, आपका 10 तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11 का, ठीक ना। 11 का चलते हैं। करा कि
बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, ठीक ना। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, आपका 2018 में पूछा गया है। लेखक जो है जाति प्रथा को जो है मानते हैं क्या, तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण आपका BC इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर तक हो गया हमारा। अब हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपका अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, 2021 का सवाल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो है भाईचारा होना चाहिए, आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आपका कह रहा है 13 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, आपका 2021 का सवाल है। तो ये जो है भारतीय संविधान लिखने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की है, ठीक ना, लिखने में, ठीक ना मेरे भाई। चलिए चलते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को जो है लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। सेशन को जो है आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट इस प्रश्न को समझते हैं, ठीक ना। इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम आप लोग इस प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है श्रम विभाजन है, आपका श्रम विभाजन इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग गलती एक भी सवाल मत कीजिएगा क्योंकि सभी सवाल अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए सोच समझ के ट्रिक मारिएगा, ठीक ना, आप गलत मत ट्रिक मार के आ जाइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, 2016 में पूछा गया है। तो द कास्ट इन इंडिया, द अनंटचेबल्स, हु आर सुद्रास, ये सभी जो है भीमराव अंबेडकर जी की ही ये रचना है, ठीक ना। ये सभी भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। आपका कितना नंबर हो गया, 15 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग 16 नंबर सवाल कहेंगे। 16 नंबर सवाल करेंगे। करें आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो वो कार्य कुशलता के लिए ही श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। और आप लोग एक चीज़ बताइए कि विडम्बना, भीमराव अम्बेडकर के लिए विडम्बना की बात क्या थी, तो भीमराव अम्बेडकर के लिए विडम्बना की बात यही थी कि इस आधुनिक युग में जो है जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। आप लोगों का जो है 16 नंबर सवाल क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पे। करा है कि श्रम विभाजन, आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, 2018 में ये पूछा गया है। तो ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जो इंग्लिश में लिखा गया था उसको ललाई सिंह यादव द्वारा जो है अनुवादित किया गया हिंदी में। चलिए अब हम लोग 17 नंबर तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। करा कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, 2023 का सवाल है, यानी कि ये 2026 में आने का 100% चांसेस है। तो आप लोग इसको भी MTR या फिर समझ लीजिए अच्छे से। करा है कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो सबसे पहले जो है वो न्यूयॉर्क गए थे, ठीक ना, न्यूयॉर्क गए थे। आपका 19 नंबर सवाल का आंसर बताइए। कह रहा है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक माफ कीजिएगा, कह रहा है प्रेरक व्यक्ति कौन थे, है ना, प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो आपका 23 नंबर ये जो है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका 2023 में पूछा गया है ना, 2023 में पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा, आप लोगों को पता होगा 2023 में है तो 2026 में आने का 100% जो है चांसेस इसका रहता है। तो अंबेडकर के जो है बुध
और कबीर और ज्योतिबा फुले यानी कि तीनों है जो प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, वो भी भीमराव अंबेडकर जी के। तो आपको जो है ऐसे ऐसे सवाल को जो है आप लोगों को गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। मुझे पता है आप लोगों ने 19 नंबर सवाल को भी लगा लिया। अब हम लोग 20 नंबर सवाल पर चलेंगे। कह रहा है कि जाति प्रथा लंदन मंडल भाषण आखिर में कब हुआ 2023 में पूछा गया सवाल है। आपको 2023 में पूछा गया सवाल है। आप लोग जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। माफ़ कीजिएगा बच्चों, जो आपका ये सवाल है ये गलत सवाल है, ठीक ना। ये वाला सवाल जो है आपका गलत टाइपिंग हो चुका है। ये सवाल कैसे होगा, तो ये सवाल ऐसे होना चाहिए कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तब आपका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा 1936 में। क्या आप लोगों ने सुना कि नहीं सवाल? एक बार और सुनिएगा आप लोग। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो 1936 में हुआ। माफ़ कीजिएगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो चुका था। आपका जो है टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये एक निबंध है, ठीक ना। ये एक निबंध है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, यानी BR इनको हम शॉर्टकट में कह रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। अब हम लोगों का जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला जो चैप्टर था वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख लिया, जिसमें हम लोगों का एक सवाल जो है वो गलत टाइपिंग हो चुका था, तो हम लोग उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यानी कि दूसरा चैप्टर में विष के दांत, ठीक ना। विष के दांत चैप्टर में चलेंगे। विष के दांत चैप्टर जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी का। विष के दांत वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं आज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखने वाले, ठीक ना। अब हमारा क्या रहा है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी कि चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे इस चैप्टर का। कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में आखिर कौन जीतते हैं। यह 2025 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, महल वाले। देखिए मेरे दोस्त, अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी रात के 2 बज रहे हैं, यानी कि सुबह के 2 बज रहे हैं। हमने 2 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक ना। 2 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 बजे AM में, ठीक ना, 2 बजे AM में। तो आप लोगों के लिए हम इतना रात जग कर जब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आप लोग क्या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? सिर्फ आप लोगों को क्लिक करना है। और क्या आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं? तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते जाते हैं। जो आपका लड़ाकू प्रश्न है वो यहीं से आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो बोलिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि ये मिला था कि नहीं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिला था कि नहीं। यहाँ पे एक और शब्द जो गलत है, इसको हम लोग बोलते हैं रस्क, ठीक ना। रस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रस्क शब्द का अर्थ है, रस्क शब्द का अर्थ जो होता है वो ईर्षा होता है। ईर्षा मतलब समझते हैं किसी से ईर्षा करना, ठीक ना, ईर्षा करना। देखिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, यानी कि हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना अभी उतना साधन नहीं है, हम मोबाइल में ही टाइपिंग करते हैं तो हो जाता है कभी कभी। कह रहा है कि मदन जो है गाड़ियों के आधार पर, सॉरी ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा आप लोग। इसमें जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये क्या बोल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये क्या बोल रहा है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो जो वो है वो लट्टू घुमाने का खेल आप लोग समझते हैं ना, जो गांव में हम लोग खेलते थे बचपन में, आप लोग भी खेले होइएगा, जो है लट्टू घुमा रहा था, ठीक है ना। वो लट्टू घुमा रहा था कौन? तो मदन और जो पड़ोसियों के जो आवारागर्द छोकरा सब था उसके साथ जो है लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, ठीक ना। देखिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? ये 2022 का सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो काली रंग की है। और ये कितने रुपए का था, तो ये 7,500 का था, ठीक ना, 7,000 7,500 का था, ठीक ना, 7,500 का था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ की किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत और तथा अन्य कहानी, ठीक ना। आपका ये बी इज राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखते जाइएगा। अगला हमारा कह रहा है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, ये 2023 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में ही। ये मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन वीवीआई जरूर है, ये आ सकता है। 2026 के लिए टाइपिंग हो रहा होगा। चलिए हम लोग देखिए वाकिफ मतलब समझते हैं, कभी कभी हो जाता है ना, ये परिचित यानी देखते हैं कभी कभी फिल्म से में देखते हैं, उससे काफ़ी हम वाकिफ है, ठीक ना। कभी कभी होता है, इस शब्द का प्रयोग होता है। आप लोगों ने 6 सवाल लगाया, आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग सारा सवाल लगा लेंगे ना? हाँ, लगना चाहिए बच्चों, लगना चाहिए। करा नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ठीक है, पटना विश्वविद्यालय के जो है हिंदी विभाग जो है सन 1959 में बने, सन 1959 में बने। आप लोग बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1916 ईस्वी को हुआ था। कितने तारीख को हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी के पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक ना, पटना के बदरघाट में। और इनका मृत्यु कब हो गया, तो जस्ट अपोजिट, ठीक ना, 1961 को जो है इनका मृत्यु हो गया। जस्ट अपोजिट कर देना है बस आप लोगों को। बस एगो याद रखने वाली बात इसमें क्या है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक ना, ये चीज़ याद रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? जो आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक है वो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुई है, नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुई है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी आपका 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व प्रमुखता से उभर कर आया? तो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है आंसर शीट लेकर नहीं बैठा है, खुद का पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए बोल रहे 10वां का जो है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के दोस्तों, मध्य वर्ग के। आपका जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों ने 10 में से कितना सही किया होगा? आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों तो क्या बोले आप लोगों को, आप लोग 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा ही नहीं रहे, न तो रोज़ लाइव होता आप लोगों का, 2-2 घंटा का रोज़ मैं लाइव लेता, ठीक ना। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट जल्दी करवाइए भाई लोग। करा कि 11 का फिर ये गलत मुझे लग रहा है, 11 का जो है फिर गलत लग रहा है। ये 11 का क्वेश्चन ही गलत है मेरे भाई, ठीक ना, क्वेश्चन ही गलत है। ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं देख लेता हूँ क्या है। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका गलत कर दिया, ठीक ना, क्वेश्चन आपका गलत कर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा है। करा कि खोखा खोखी, क्या करा है, खोखा खोखी यहाँ पे तो सब नहीं लिखा सकता है, चलिए कोई बात नहीं, हम बोल लेते हैं। करा को खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो है ये बांग्ला भाषा का शब्द है। करा खोखा खोखी, जैसे नहीं कासू का नाम था खोखा और लड़कियों का नाम होगी खोखी, तो वही खोखा खोखी जो है मतलब किस शब्द का ये है? तो ये बांग्ला का है, बांग्ला शब्द का है, ठीक ना। आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन में सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो आपको याद होगा 5 लड़कियां थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 लड़कियां थी। नाम आपको याद होगा क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यही था ना आपको 5 लड़की का नाम यही था ना? सीमा रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यही था ना? हाँ यही था। चलिए
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा कि शोषण, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, सोफर होना चाहिए। देखिए हम लोग देख सकते हैं, देखिए हम बहुत बार पढ़े हुए ना ये सब क्वेश्चन, हमको याद है पूरा। ये सोफर ना होगा यहाँ पे भैया, सोफर ना होगा। क्या आप टाइपिंग करते हैं मर्द? चलिए कर सोफर, क्या सोफर, सोफर माने समझते हैं आप लोग क्या होता है? सोफर मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं? देखिए सोफर मतलब होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर होता है। सोफर मतलब क्या होता है आप लोग जल्दी बताइए। सोफर मतलब ड्राइवर होता है। यहाँ पे आपका है ऑप्शन ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर, ड्राइवर, ठीक ना, ड्राइवर। चलिए आपका 13 नंबर सवाल का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइवर होगा। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। अगला 13 नंबर प्रश्न तो हो गया आप लोगों का। 13 नंबर, आप लोग कितना प्रश्न बचा हुआ है? वही बहुत है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी 13 नंबर। चलिए आपका 13 नंबर, 14 नंबर। चलिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेन साहब ने कहा था, ठीक ना। सेन साहब, आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, आपका सेन साहब ने कहा था। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर सवाल चलते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है 18 सितंबर तो नहीं, 12 सितंबर, ठीक ना, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। मदन ठाकुर किसका बेटा था? ठाकुर, मदन ठाकुर किसका बेटा था? मदन जो है, मदन ठाकुर नहीं होना चाहिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो जो वो अपने पिताजी जो है उनसे हमेशा पीटता था। एक दिन क्या हुआ कि वो कासू के 2 दांत तोड़कर आ गया, तो वो क्या उसको लग रहा था कि अब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके कासू के दांत तोड़ने के कारण जो है उसकी पिता की नौकरी भी, किरानी में से नौकरी भी हटा दी गई थी, जिसके कारण मदन को लगता था कि अब वो घर जाएगा तो उसका पिता जो है उसको बहुत पीटेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ कि पिताजी उसको गले से लगा लिए, ठीक ना, उसको गले से लगा लिए। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न तो लगा लिए, अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा, आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? आपका ये गिरधर हो जाएगा। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता था, मदन का पिता था, आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 तक का आप लगा लिए। 19 का कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो है काफ़ी सुशील थी, कठपुतली थी, सुशील और कठपुतली दोनों थी। अगला प्रश्न कर रहा है आपका 20 नंबर प्रश्न कर रहा है सेन साहब अपने पुत्र कासू को बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र जो है 5 से 6 साल होना चाहिए। 21 का जो आंसर है आप लोग जल्दी बताइए, क्या है? तो 5 से 6 साल इज राइट आंसर, यानी कि ए इज राइट आंसर, ठीक ना, ए इज राइट आंसर। चलिए आपका 21 नंबर सवाल हो गया। आपका 22 नंबर सवाल कर रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में हिस्सा लेना चाहता था? यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है, सभी ऑप्शन सही है, बट एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो है लट्टू घुमाने का खेल, जो है लट्टू घुमाने का खेल में जो है हिस्सा लेना चाहता था कौन? कासू। और वही खेल का कारण जो है मदन ने, उसी खेल में झगड़ा हुआ मदन और कासू के बीच, और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। तो इससे यह पता चलता है कि गरीब लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए कर है कि 23 नंबर सवाल, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 दांत तोड़े, आपका ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कर रहा है, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन, गिरधर जी किसकी फैक्ट्री में काम कर किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे? किरानी का काम करते थे। तो वो जो सेन
सेन साहब की फैक्ट्री में, ठीक ना, सेन साहब की फैक्ट्री में आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं, बहुत 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 माफ़ी चाहते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन जो है बहुत गलत है, तो हम लोग जो हम हैं आपको समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप लोग मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे बातों को, क्योंकि देखिए क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, बस आप लोग मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तो एक जरिया है पढ़ाने का, ठीक ना, क्वेश्चन तो एक जरिया है पढ़ाने का, लेकिन मेन तो फोकस आप लोगों को बोली पे यानी कि आवाज़ पे करना है, बात पे करना है ना। कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन का हो गया। आप 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब जो है किसके व्यवहार से भिन्न थे ना, खिन्न तो नहीं, छिन्न रह गए। आपका 25 नंबर सवाल का क्या कह रहा है कि 25 नंबर सवाल का कह रहा है आपका ये सभी क्वेश्चन गलत है, ये सभी क्वेश्चन गलत है। आपका 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। फिर से सुनिएगा आप लोग सवाल को। कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए, किसके व्यंग्य से, तो पत्रकार के हैं, पत्रकार के, ठीक ना, पत्रकार के, जो पत्रकार एक ऐसा बात बोला जिससे वो ऐंठ कर रह गए, ठीक ना, ऐंठ कर रह गए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मदन किसका पुत्र था, तो मदन सेन साहब का पुत्र था। आपका 2023 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कितना हो गया, 26 नंबर हो गया। तो हम लोग चलेंगे 27 नंबर, 20 के दांत पाठ की विधा है। तो 20 के दांत जो है आपका ये 2 बार पूछा है, तो यानी वीवीआई है। अगर 3 बार पूछा रहता तो एमबीवीआई होता। चलिए कह रहा है कि 20 के दांत का कौन सी विधा, तो एक कहानी है, ये मनोवैज्ञानिक एक कहानी है। चलिए आपका 28 नंबर ना, 27, रुक जाइए 1 मिनट, देख लेते हैं कितना नंबर था, 27 और ये 28। आपका 28 नंबर क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ, आप लोग जल्दी बताइए। कह रहा है कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है जन्म हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अब आपका ख़त्म हो गया, ठीक ना, आपका जो है ख़त्म हो गया, आपका जो है आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। और हम माफ़ी चाहते हैं जितने भी प्रश्न गलत हुए हैं हम उसको अच्छे से समझा पाए होंगे, तो आप लोग समझे होंगे, ठीक ना। तो हम माफ़ी चाहते हैं क्वेश्चन गलत के लिए। तो आप लोग देखिए, अभी तो हम खुद से टाइपिंग कर रहे हैं, तो खुद से टाइपिंग यानी कि किसी से करवा नहीं रहे हैं, तो अपना से तो जो थोड़ा मोड़ा गलत हो ही जाता है ना, मोबाइल भी हैंग करता है तो लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग समझ सकते हैं ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका पार्ट है वो 3 होने वाला है, भारत से हम क्या सीखे, यानी इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 1 से 26 यानी इसमें भी 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग इंतजार कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप आधा पर छोड़ के चले जाइएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा, मैं साफ क्लियर बता देता हूँ। क्योंकि देखिए क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन इसका गलत है सभी। देखिए क्वेश्चन जो गलत है ना, मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, उसको गलत मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक ना, उसको मैं गलत पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस उसको समझा दे रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, और उसको क्वेश्चन में बोल भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पास ही रखा हूँ क्वेश्चन, ठीक ना, मैं अपने सभी क्वेश्चन को अपने पास ही रखा हूँ, तो इसलिए आपको घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये जरिया है, पढ़ाने का जरिया है। तो चलिए कह रहा है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, आप लोग जल्दी बताइए किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी। तो अंग्रेज कवि जो थे जिसका नाम टेनिसन, उसी ने जो है बड़ी अच्छी कविता लिखी। आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टेनिसन किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, अभी हम लोग पढ़े हैं, आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे भाग रहे हैं तू। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ नगर में हुआ था, ठीक ना, डेसाउ नगर में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म जो है। भारत किसकी भूमि है, तो भारत किसकी भूमि है, आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी फास्टली, भारत किसकी भूमि है,
भारत जो है ब्रह्मांड या वैदिक धर्म की भूमि है, ठीक ना। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। ऋग्वेद पुस्तक का अनुवाद जो है मैक्स मुलर जर्मन भाषा में किया है। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है आपका 6ठा नंबर सवाल कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और एक सवाल आपको ये भी पूछ देगा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो आपको क्या जवाब देना है, तो आपको मैक्स मुलर नाम लेना है। क्या लेना है, मैक्स मुलर। क्या लेना है, मैक्स मुलर, ठीक ना, मैक्स मुलर लेना है नाम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आपका संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक जो व्याख्यान किसने दिया है। तो ये जो है आप 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। मैक्स मुलर नहीं दिया था, ठीक ना, मैक्स मुलर नहीं दिया था। आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 8वां नंबर सवाल कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो मैक्स मुलर को प्रदान की थी, लेकिन इसने ठुकरा दिया था। आपका 9 नंबर सवाल कर रहा है कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो जर्मन भाषा में किया था। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। किसका, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट। रहते थे जर्मनी में लेकिन संस्कृत पढ़ते थे। बताइए आप लोग है संस्कृत से भागते रहते हैं। संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कह रहा है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य के कहीं अधिक विशाल है। तो संस्कृत भाषा का साहित्य जो है बहुत विशाल है। उसमें आपको पढ़ना, अब कितनों पढ़िएगा अनंत नहीं है उसमें, समझे, अनंत नहीं है। चलिए 12 नंबर सवाल का आप लोग उत्तर बताइएगा। जेम्स प्रीसेप का संबंध किससे है। जेम्स प्रीसेप का संबंध किससे है। 12 नंबर सवाल का उत्तर बताइएगा आप लोग। 12 नंबर सवाल का जो है उत्तर आप लोग बताइएगा। तो पुरातत्व से है। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि 32 मिनट और 33 मिनट जो क्लास है आप लोग अभी तक कर चुके हैं। 32 मिनट तक आप लोग क्लास कर चुके हैं। थोड़ा देर और रुक जाइए आप लोग। 12-13 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लीजिए, क्योंकि आधा पर छोड़ के जाने में ना अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा देर और रुक जाइए, बस थोड़ा क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक ना। आप लोग वेट कीजिए। कह रहा आप लोग समझिए नहीं यार, क्या आप लोग भागते रहते हैं। कह रहा कि 172 दारिश नामक सोने से सिक्का। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाया है, आप लोग भागिएगा तो काम चलेगा। बताइए, कह रहा कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का खजाना जो है कहाँ मिला था मेरे भाई, कहाँ मिला था सिक्के का खजाना। तो वो जो है आप लोग जल्दी बताइए वो कहाँ मिला था। तो वो बनारसी में मिला था। कहाँ मिला था, बनारसी में। देख रहे हैं उल्टा फुल्टा क्वेश्चन हो चुका है ये। बनारसी में ना होना चाहिए मेरे भाई, उल्टा सीधा क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाई। क्या आप लोग बताते हैं, हम लोग बनारसी, ठीक ना, बनारसी में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है मेरे भाई। तो बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में ही है नालंदा विश्वविद्यालय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो मैक्स मुलर। इतना ईजी सवाल ये भी पूछ सकता है क्या, हमें यही नहीं पता था, ये भी पूछ सकता है क्या। आपका 16 नंबर सवाल कर रहा है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। जो निर्वंश विधा है वो किससे है। तो मानव विज्ञान से। आपका मानव विज्ञान इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। जैसा कि अभी हमने बोलते बोलते जो है मेरा गला जो है बज रहा है अंदर से। अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल चलेंगे। वारन हेस्टिंग्स था तो एक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2026 में आने का बहुत ही चांस है।
बहुत ही चांस है। इम्पोर्टेंट सवाल को तो हमने बता ही रखा है कि हाँ ये आएगा वो आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। 18 नंबर दारिश क्या था? तो एक सोने से भरा सिक्का था, एक सोने से भरा सिक्का था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। प्लेटो का संबंध किस देश से है? जो प्लेटो है वो संबंध उससे किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो आपका यूनान से है, ठीक ना, यूनान से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो आपका यूनान से हो जाएगा। मेरे भाई आप लोगों ने प्लेटो का संबंध बहुत अच्छे से बताए होंगे। करा है कि शाहनामा का रचना काल है, तो शाहनामा का रचना काल क्या है? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। शाहनामा का रचनाकार जो है वो 10वीं 11वीं सदी है। शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं और 11वीं, 10वीं सदी और 11वीं सदी, ठीक ना। आपका 21 नंबर सवाल चलते हैं। 21 नंबर सवाल कर रहा है कि मुद्रा किस देश की जाती है? मुद्रा जो है, मुद्रा आप लोग जल्दी बताइए। मुद्रा किस देश की जाती है? तो आपका भारत की जाती है, ठीक ना, भारत की जाती है। आपका मुद्रा जो है भारत की जाती है। आपका अगला सवाल कर रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द जो है 22 नंबर सवाल का जो है आपका 22 नंबर सवाल का जो है इंगिन्स हो जाएगा। इंगिन्स है यहाँ पे। अब आपका सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर सवाल का। आपका 23 नंबर सवाल कर रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? जो सर विलियम जोन्स जो था वो आपका 1783 में भारत की यात्रा जो है की थी। समझे। करा है आपका 24 नंबर सवाल करा, सॉरी 24 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिक्कों संश्लेषण किसके लिए प्रस्तुत सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बोलते बोलते जो है लटपटा जा रहा हूँ अभी हम। कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कराई प्रस्तुत, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिक्कों संश्लेषण किसके लिए प्रस्तुत हुआ? देखिए क्या होता है ना कि अभी हम 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक ना, 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी बताइए, अभी हम रात भर नहीं सोए हुए हैं, 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 बजे के बाद अब हम सोएंगे, रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो। तो कैसे हम लोग, मतलब अभी दिमाग उतना फ्रेश नहीं चल रहा है मेरा, ठीक ना। चलिए 24 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी बताइए, ठीक ना, जल्दी बताइए आप लोग। 24 नंबर सवाल का आपका हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए। आपका 25 नंबर सवाल यानी लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर सवाल ना, सॉरी 25 नंबर सवाल कर रहा है आपका हिंसांग क्या थे? हिंसांग जो थे वो क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हेवनसंग क्या थे? हेवनसांग क्या थे? तो वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। आपका 25 नंबर सवाल लग चुका है। आप लोगों ने 25 में से 25 सही किया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि 25 में से 25 सवाल सही किए होंगे। और बताइए आप लोग को क्या गाना सुनना है? बताइए क्या गाना सुनना है? सुना दूं मैं गाना? बताइए, सुना दूं मैं? तो चलिए हम गाना सुनाते हैं आप लोगों को लिए। चलिए माँ पर सुना देते हैं। ये तो मैंने गाना जो है एक बार और सुनाया था एक वीडियो में, चलिए कोई बात नहीं है, एक बार और सुना देता हूँ। मेहनत कई के केतनो रुपया कमैबा, अचरा के सुख कतो न बबुआ पैबा, अचरा न सपना न हुई तोहर पूरा रे बबुआ, माई बिना जिनगी अधूरा हो, माई बिना जिनगी अधूरा। अपने न खैली तोहके खियैली, अपने न खैली तोहके खियैली, नहीं सोचली कबो तोहर बुरा रे बबुआ, माई बिना जिनगी अधूरा हो।
माई बिना जिंदगी अधूरा। चारों धाम बसे माई चरण में, चारों धाम बसे माई चरण में। का जैब काशिया मधुरा रे बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा हो। माई बिना जिंदगी अधूरा। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा सॉन्ग आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए, आप लोगों ने अभी तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं किए, यही गलत बात है आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोग 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाइएगा तभी तो मैं लाइव ले पाऊँगा ना आप लोगों के लिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाइए ताकि हम आप लोगों के लिए लाइव लेकर आ चुके आप लोगों से डायरेक्ट मैं बात कर सकूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई मुझसे गलती हो जाता है तो आप मुझे छोटा सा बालक समझकर माफ़ कीजिएगा, या फिर या फिर आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझसे भी गलती हो ही जाता है, क्योंकि हम भी एक आदमी ही हैं, एक इंसान ही हैं, कंप्यूटर नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना था कि अपना जो है ये क्या बोलते हैं जो आपका महासंग्राम होने वाला है ना, महासंग्राम जो होने वाला है वो आपका कब है, तो 2 फरवरी को लॉन्चिंग होने वाला है और 3 फरवरी से क्लास स्टार्ट होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, आप लोग जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय 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 बाय।